और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं हमारे सैंपल पेपर सॉल्यूशंस का तीसरा वीडियो और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पेपर का सेक्शन सी। हमने सेक्शन ए और बी के प्रीवियस वीडियोस डाल दिए हैं, उसका भी अगर आपको ऑप्शन अगर लिंक चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आज हम सेक्शन सी का डिस्कशन करेंगे। फिर से हम उसी चीज पे फोकस करेंगे कि यार कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, कहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है और की पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू कीप द वीडियो बोल सकते हैं स्टैंडर्ड का मतलब ये कि यार हर चीज को ना एक ही तरीके से सॉल्व किया जाए। हर चीज को एक नए मेथड एक नए तरीके से सॉल्व करने पे ये प्रॉब्लम होता है कि आपको मेथड्स याद नहीं रहते। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड रखेंगे, की पॉइंट पकड़ेंगे, की पॉइंट से फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला का डेटा निकालेंगे एंड देन विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। राइट नाउ चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अ गिवन कॉइन, ठीक है, हैज मास 3 ग्राम्स। राइट, अगर आप इसको फटाफट पढ़े तो क्या दिया, न्यूक्लियर एनर्जी पूछा है। न्यूक्लियर एनर्जी आपको पता है कि न्यूक्लियर फिजिक्स वाले का चैप्टर का पार्ट है, दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। राइट, इसने बोला कॉइन इज मेड अप ऑफ कॉपर और सबका मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये तो क्लिक हो जाएगा कि यार कहाँ से आ रहा है। राइट, ये क्वेश्चन आ रहा है की पॉइंट कि हमारा जो एनर्जी होती है इसको सेपरेट करने की, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन। राइट, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स बाय सी स्क्वायर होती है। इसको सब्स्टिट्यूट करके सी स्क्वायर कट जाएगा तो हम इसको पता कर सकते हैं। लेकिन इसमें पहला काम ये है कि मास डिफेक्ट क्या हो रहा है। एक छोटे से 2 सेकंड में बता देता हूँ मास डिफेक्ट क्या होता है। जब आप सेपरेट करते हो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को तो उनका जो टोटल मास आता है और एक्चुअली में एटम का जो मास है उसमें एक डिफरेंस होता है। वो हल्का सा जो डिफरेंस है उसी को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मास डिफेक्ट कैसे ढूंढेंगे, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूला कैसे आया वो भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन इन माइनस द मास ऑफ कॉपर। ये फॉर्मूला कैसे आया, जैसे मैंने बताया कि भाई टोटल मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। टोटल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन z होता है इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड होता है इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल, और माइनस कॉपर का मास ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, राउंड ऑफ करने की गलती नहीं करना, क्योंकि इसके राउंड ऑफ में मिस्टेक हो सकती है। आंसर जो है वो जितने डेसिमल्स का आ रहा है उसको वैसे ही रखना। राइट, नाउ इफ आई पुट द डेटा व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज, यहाँ पे क्या हमारे पास में देखो 29z है, तो 29 इंटू मास हमारे पास 1.007825 है, 1.007825। राइट, ये हो गया हमारा पहला पार्ट 7825 प्लस a माइनस जेड, तो 63 माइनस 29, 63 माइनस 29 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है हमारे पास में 1.008665, और माइनस कॉपर का मास कितना है हमारे पास में 62.92960। राइट, बेसिकली सिंपल इस फॉर्मूला के लिए हम मास डिफेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें मास डिफेक्ट चाहिए। मास डिफेक्ट के लिए ये फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको लॉग टेबल यूज करना है, आपको लॉग टेबल से सॉल्व करना है। मैं मास डिफेक्ट कैलकुलेटर से निकाल सकता हूं, तो मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा। द सिंपल आइडिया इज कि आई नीड so I need 29 into sorry yeah so 29 into 1.007825, ये आ जाएगा आपको 29.226925 प्लस ये कर देंगे 63 माइनस 29, तो 63 माइनस 29 इक्वल्स 34 इंटू 1.008665, ये आ जाएगा आपको 34.29461 माइनस 62.92960। ऑल आई नीड टू डू इज जस्ट फाइंड द डिफरेंस। तो ये इसमें ऐड करेंगे हम 29.226925
6925 और ये आ गया हमको इतना माइनस 62.92960 और मुझे आ रहा है मास डिफेक्ट इज इक्वल टू 0.5919। ये आ गया मेरा मास डिफेक्ट। अब सबसे बड़ी गलती जो होती है अगर आप नोटिस करें ना तो उसने 3 ग्राम का कॉइन दिया है, 3 ग्राम्स। उसने ये नहीं बोला है कि एक एटम कॉपर को अलग करना है, 3 ग्राम कॉपर में कितना एटम्स है उसको अलग करना है, राइट। तो हमको जो मास डिफेक्ट आया है वो एक एटम कॉपर का आया है, तो हम इस एक एटम कॉपर को रिप्लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बाय द नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चलेगा यार, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, राइट। सो 91935 आपके पास 3 ग्राम्स कॉपर है, डिवाइड बाय 63 इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 6.023 इनटू 10 टू द पावर 23। इतना आपके पास में क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके टोटल मास डिफेक्ट, राइट। सो टोटल मास डिफेक्ट क्या आ जा रहा है हमको 0.59135 इंटू 3 इंटू 6.02 डिवाइडेड बाय 63, राइट। सो हमको आ रहा है 0.1697 इंटू 10 टू द पावर 23। अब हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 0.1697 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931 से और हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आंसर आ जाएगा। तो इंटू 931 एंड द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर इज 157.98 इंटू 10 टू द पावर 23 मेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ मुझे पता है कैलकुलेशन लंबा है, लेकिन मैं कैलकुलेशन इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन में अगर आप नोटिस करो तो मैंने कहीं भी डेसिमल्स को शिफ्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यूज जो होती है ना वो डेसिमल्स में ही आ रही होती है, तो अगर आप डेसिमल्स को ही राउंड ऑफ कर दोगे तो आपका आंसर में बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आपको हेल्प चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन या इन चीजों में चाहिए तो आप लॉग टेबल यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है, बस लेंथी होता है क्योंकि कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है, जस्ट 3 जगह मिस्टेक हो सकती है। पहली मिस्टेक, आपको फॉर्मूला ही नहीं समझा कौन सा यूज करना है, तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। लेकिन जहां तक मैंने बताया न्यूक्लियर एनर्जी पढ़े हो तो फॉर्मूला याद आ जाए, ठीक है। सेकंड मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि आप कैलकुलेशन में ए और जेड की वैल्यू अगर यहां वहां कर दो तो प्रॉब्लम है। ए हमेशा बड़ा, जेड हमेशा छोटा, जेड हमेशा नीचे लिखा होता है, ए हमेशा ऊपर लिखा होता है। तो ए और जेड की वैल्यू मिल गई। तीसरी चीज जो आप मिस्टेक कर सकते हो, जो मैंने अभी भी बताया, कि आपने एक एटम का निकाला और आपने मोल से मल्टीप्लाई नहीं किया, है ना। एवोगाड्रो नंबर से भी नहीं करना है, जितना मोल्स है इनटू एवोगाड्रो नंबर, उससे आपको टोटल नंबर ऑफ टोटल मास डिफेक्ट आ जाएगा। टोटल मास डिफेक्ट को फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। डोंट राउंड ऑफ द डेसिमल्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रॉपर्ली एंड यूज द फॉर्मूला करेक्टली। 3 चीजों करोगे, इजी क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है, ठीक है। आंसर आपके सामने। आप मैंने बताया कि आपको खुद से इसको करना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अगला सवाल। और अगला सवाल आई विल सजेस्ट दैट इसको अच्छे से पढ़ो, बिकॉज सिंपल है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ये थोड़ा लेवल 2 टाइप का सवाल है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बोलता है कि यार यहाँ पे देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे बी पे देयर इज अ माइनस क्यू चार्ज विच आर प्लेस्ड, सी इज द मिड पॉइंट, तो ये एल है, ये एल है, और क्योंकि ये हेमिस्फीयर है तो ये भी है, ठीक है। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम अलोंग सी आर डी, तो सी से होता हुआ आर से डी पे ला रहे हैं। सवाल क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है, क्या होता है यार, वर्क डन तो निकालना आता है आपको। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, वर्क डन निकालना है, कैसे निकालो सोचो। अच्छा पहले इस सवाल का जवाब दो। अगर मैं उस चार्ज को सी से आर से डी ले जाऊं या सी से डायरेक्टली डी ले जाऊं, इन दोनों के वर्क डन सेम होंगे कि अलग होंगे? सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि जो फोर्सेस लग रही है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्सेस का पाथ पे डिपेंडेंसी वर्क का नहीं होता है, वर्क हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट है। आप इनिशियल फाइनल पॉइंट जब तक सेम रखोगे वर्क डन उतना ही होगा। तो ये जो है दिस थिंग इज अ रिडंडेंट डेटा, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे बस बता दो कि भाई सी से डी तक चार्ज को पहुंचाना है, ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज, हमको ये चीज पता है कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, सॉरी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। ये डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाने में जो वर्क हुआ डिवाइडेड बाय द चार्ज गिव्स यू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि भाई अगर मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन फॉर गोइंग फ्रॉम सी से डी, दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इस पोटेंशियल माइनस इस पोटेंशियल को करोगे तो आपको वर्क डन आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। पहली चीज मैंने ये एलिमिनेट कर दी कि ये सेमी सर्कल वाला फंडा क्या है, सेमी सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सी और डी पॉइंट से फर्क पड़ता है। सी और डी से फर्क पड़ता है तो वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाता है सी और डी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। तो वहां से सी से डी जाने का वर्क डन कितना हो जाता है, क्यू डेल्टा वी, तो सी से डी जाने का वर्क डन हो गया इतना। अब देखो ये वाला जो चार्ज यहां से यहां जा रहा है ये तो पता ही है, ये तो प्लस क्यू है। बस पता क्या करना है, पता करना है कि भाई डी का पोटेंशियल कितना है और सी का कितना है। चलो सी का निकालते हैं, पोटेंशियल एट सी, चार्ज कहां पे, यहां पे प्लस क्यू यहां पे माइनस क्यू, डिस्टेंस एल, तो फॉर्मूला हो गया के क्यू बाय एल माइनस के क्यू बाय एल, और ये आ गया आपको जीरो। तो सी का पोटेंशियल तो जीरो है, ठीक है, सी जीरो पे है। नेक्स्ट डी का पोटेंशियल निकालते हैं, डी का पोटेंशियल निकालते हैं तो डी का पोटेंशियल आ जाता है, यहां से आ जाता है प्लस के क्यू बाय थ्री एल, तो के क्यू बाय थ्री एल, और माइनस क्यू से कितना है बच्चों, माइनस क्यू इधर है, माइनस क्यू से एल, तो माइनस के क्यू बाय एल। इसको सॉल्व करके कितना आता है, थ्री थ्री मल्टीप्लाई, सो माइनस टू के क्यू बाय थ्री एल। डी का पोटेंशियल आ गया। अब इसको उठा के यहाँ डेटा में डाल दो तो आपका वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम सी टू डी आ जाता है माइनस टू बाई थ्री इंटू के की वैल्यू कितनी होती है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस टू बाई थ्री के, और ये आ गया क्यू, कैपिटल क्यू डिवाइड बाय एल। अब जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लो, ये टू टू जा फोर कैंसिल हो रहा है, तो आपका वर्क डन आ गया माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आपका थ्री टू जा सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट एल। क्या यहां तक सॉल्व करना जरूरी है, हाँ जरूरी, यहां तक सॉल्व करना जरूरी, क्योंकि आपको आंसर जब तक वो बोले नहीं तब तक एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही लिखना है, आप के पे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर हमेशा एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में आएगा। तो दिस इज द वर्क डन दैट इट हैज टू डू फ्रॉम कमिंग टू हियर टू हियर। अब चाहे आप उसको ऐसे ले जाओ, अब ये क्वेश्चन आपको ट्रिक करने के लिए क्या कर सकता है पता है, ये ऐसे दे सकता है कि यार ये ऐसे 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 गया, और आप डर जाओगे क्योंकि यार ये क्या हो रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कैसे भी ले जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है ना, इतना ही वर्क डन लगेगा, ठीक है। गुड क्वेश्चन, सेकंड लेवल का क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो वन लेवल का क्वेश्चन है, अगर आपको थियरी आती है तो आंसर आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, कौन सा चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देख के पता चलता है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, ये तो बहुत सिंपल है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है तो वो होता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। ये सब फॉर्मुलाज है, डायरेक्ट आपको याद ही कर लेने हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ याद भी कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी, पूछा है सेकंड में, है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी होता है डबल ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव है, डबल कर दोगे तो माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तीसरा सवाल अच्छा है क्योंकि तीसरा सवाल थियोरेटिकल है, मुझे थियरी पसंद है यार, थियरी पसंद है क्योंकि थियरी आता है तो न्यूमेरिकल अपने आप हो जाता है, ठीक है। देखो विच ऑफ द आंसर्स अबाउट वुड चेंज इफ द चॉइसेस ऑफ द जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज। भाई अगर जैसे एक एग्जांपल ले लो कि बॉल नीचे गिर रहा था, ठीक है, बॉल की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऊपर था ग्राउंड से, तो हम ग्राउंड को जीरो मान के चल रहे हैं। अगर मैं इसी जीरो को चेंज कर दूं और बीच में ले जाऊं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे गिरने पे उतनी ही रहती है ना। तो जीरो पोटेंशियल, जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज किया ना तो बदलेगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल भी बदलेगा, टोटल भी बदल जाएगा इसकी, ठीक है। लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो यहां पे क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी remains same and potential energy will be different.
सिंपल सवाल सिंपल जवाब, लेवल 1 से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है आपके नंबर स्कोर करने के लिए। और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में एडवांटेज ये यार, फिजिक्स में भी है केमिस्ट्री में भी है, तो दोनों में हेल्प ले लो, इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके सवाल आए तो बिल्कुल पकड़ के सॉल्व करना, छोड़ना नहीं। क्लियर है? 24th क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे चले। ठीक है, चलो ये फॉर्मुलाज भी याद कर लेना, ये फॉर्मुलाज याद कर लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन लेवल, आई थिंक इट इज लेवल 3, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेवल 3 में डालना चाहिए, डरने के लिए नहीं, समझने के लिए कि इसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी ज्यादा है। पढ़ो। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी। अब देखो, चारों साइड्स इक्वल, क्रॉस सेक्शन सेम, तो चारों का लेंथ इक्वल है, तो चारों का रेजिस्टेंस सेम, तो 4 ओम एक एक ओम में डिवाइड हो गया, है ना। पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉइंट पी ऑन डीसी बाय अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड सी, इस पे और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। ठीक है, द पॉइंट्स बी एंड पी आर सीन टू बी एट सेम पोटेंशियल, तो इसका और इसका पोटेंशियल सेम है इस पॉइंट पे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट? अब तुम लिख के आओगे सर हाफ हाफ, हाफ हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ होने के लिए हमें पता होना चाहिए था ना कि ये पी मिड पॉइंट है। जैसे हमने लेंथ के हिसाब से 1 1 कर दिया, है ना। क्या बोला हमने कि भाई रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। तो एल, तीनों पार्ट्स के लेंथ इक्वल थे, तो हमने तीनों पार्ट्स के रेजिस्टेंस बनाए 1 1 ओम। देखो ऐसे, है ना। अब देखो, इसका रेजिस्टेंस 1 लेना चाहिए था, लेकिन हमको इसको डिवाइड करना है इसकी वजह से, है ना। तो ये 1 ओम हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब इस दोनों में पोटेंशियल कनेक्टेड है। ये भी 1 ओम दिया हुआ है, ये भी 1 ओम दिया हुआ है, ये पॉइंट जो है ये पी दिया हुआ है, और ये जो है ये 1 ओम। अब हमें पता करना है इसका रेजिस्टेंस कितना है। अब देखो, इसमें भी क्रॉस सेक्शन सेम है, बस लेंथ अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्स में डिवाइड कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई इसको 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, इसको 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, सॉरी, 2 रेजिस्टेंस बना देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और एक इधर लगा देते हैं, और ये बीच में, ये पॉइंट पी। ठीक है, तो हमें लेंथ नहीं पता है, हम इसका लेंथ x ले लेते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस x हो गया, इसका रेजिस्टेंस 1 माइनस x हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है ना, जितना लेंथ होगा उतना ही रेजिस्टेंस, है ना। तो हमें वेरिएबल x पता करना है, x पता चल जाएगा तो dp का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। क्वेश्चन ब्रेक डाउन नहीं समझा हो तो फिर से इसको देख लो। ठीक है, लेंथ पे प्रपोर्शन है, लेंथ के हिसाब से सारा रेजिस्टेंस निकाला गया है। हमें यहाँ पे बीच में ब्रेक डाउन आया है, सेंटर नहीं है, तो हमने ये लेंथ x लिया, इसका रेजिस्टेंस x हो गया, इसका 1 माइनस x हो गया। अब मेहनत ये करनी है कि यार इसमें पता ही नहीं है कुछ और। पता है, ध्यान से देखो, हमें पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अब सारे पोटेंशियल्स को देखो, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये तो सीरीज में है, यहां से जो करंट आएगा वो यहां जाएगा, है ना। तो हम इसको चेंज करेंगे, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको ऐसे चेंज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करके क्या होगा, सिंप्लीफाई करके आपका ये रेजिस्टेंस बन जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसका ये रेजिस्टेंस जो है वो बना देते हैं 1 प्लस एक्स। तो लेट्स कट दिस पार्ट ऑफ, राइट। तो ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, और इसको बना दो 1 माइनस एक्स, और ये पूरे को बना दो 1 प्लस एक्स, है ना, सीरीज के फॉर्म में। कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ अरेंज करने के लिए। ए पॉइंट यहां ले रहा हूं, सी पॉइंट यहां ले रहा हूं, बी पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, और पी पॉइंट यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम। बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम। पी और सी के बीच में कितना है, 1 माइनस एक्स। और इन दोनों के बीच में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो पैरेलल है, राइट। सो पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स, ये 1 है ना, 1 अपॉन हाफ, तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स। यहां तक नहीं समझा हो तो पूछ लेना,
इसको बोलते हैं पोटेंशियल ब्रेकडाउन। पोटेंशियल्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिया है। पोटेंशियल्स को ब्रेक डाउन हमने करके बताया है कि भाई पोटेंशियल अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये जो पोटेंशियल्स हैं बी और पी का जो है वो यहाँ आ गया, ए और सी पे आप बैटरी लगाने वाले हो तो ए और सी यहाँ आ गया, और फिर सारे पोटेंशियल्स के बीच में जो जो रेजिस्टेंस है वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब रूल क्या बोलता है भाई, बी का पोटेंशियल और पी का सेम करना है। ये तो मीटर ब्रिज का रूल, मीटर ब्रिज बोल रहा हूँ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का रूल है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, अपोजिट वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन सेम। तो 1 इंटू दिस, तो यहां लिख देंगे हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन, राइट। तो बैलेंस व्हीटस्टोन क्या बोलता है, 1 इंटू दिस, तो ये आ गया 1 माइनस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया प्लस एक्स माइनस 2x इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, सबको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2x स्क्वायर आ गया, माइनस 2x आ गया, और माइनस 1, राइट। तो यहां से आ जाता है x, इसको सिंप्लीफाई, इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं कर सकते, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से कर लो, मेरे पास एक फास्टर मेथड है मैं उससे कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2, तो x आ जा रहा है रूट 2 प्लस, तो x कितना आ गया हमको, रूट 2 प्लस 1, तो dp का रेजिस्टेंस कितना हो गया, रूट 2 प्लस 1 ओम्स। आप कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है आपके पास में, क्वाड्रेटिक बना हुआ है, आप आंसर निकाल दो। लेवल 3 इसलिए क्योंकि इसको ब्रेक डाउन बहुत करना है, ये डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आपको पहले ये ब्रेक डाउन करना है भाई, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि भाई यहाँ पे आप x और 1 माइनस एक्स ले लोगे तो इसका रेजिस्टेंस x और 1 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में ये दोनों सीरीज में है तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लोगे, फिर आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको उसको ब्रेक डाउन करके व्हीटस्टोन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। व्हीटस्टोन में ये पैरेलल है, ये आपको पता है, तो आप अब व्हीटस्टोन के बाद अगर पहुंच गए तो आपका क्वेश्चन इजी है, बिकॉज बैलेंस्ड है, बैलेंस की कंडीशन लगा के आंसर। बट द फर्स्ट 4 स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, क्यों किया गया, कैसे किया गया, हम सारी चीजें एक प्रिंसिपल पे चल रहे हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ द एरिया इज एंड मटेरियल इज सेम, ठीक है। चलो सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन हमने ब्रेक डाउन करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक का ही है, ठीक है, ये डेरिवेशन जो है ये टेक्स्ट बुक का ही है। तो ये बोलता है कि यार करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट जो है वो इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में से, ठीक है। अब ये बोलता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक रीजन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ दिस, ठीक है। तो पहला काम ये करते हैं, इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। देखो ये आपका सिलिंड्रिकल वायर है, आपका जो करंट है ना, पूरा करंट आए वो कुछ ऐसा फ्लो हो रहा है, तो वो पूरी ना सिलेंडर से बाहर जा रहा है करंट, ठीक है, ये पूरा टोटल करंट है, दिस इज द टोटल करंट है ना। अब पहली केस लेते हैं, फर्स्ट केस वेयर आवर आर इज ग्रेटर देन ए क्या है, इसका रेडियस है, तो आर ग्रेटर देन ए के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ एम्पियर्स लूप, है ना, आर ग्रेटर देन ए के लिए, और सेंटर से हमको पता है ये डिस्टेंस जो है ये स्मॉल आर, यहां तक आई होप समझ गया होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, फील्ड आ जाएगा, ठीक है। एम्पियर बोलता है भाई एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, करंट ऐसे जा रहा है तो हमको इस करंट के हिसाब से फील्ड चाहिए, राइट। तो फील्ड जो है वो ऐसे हो जाएगी, ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक फील्ड बनेगी ताकि ये करंट बने, ये करंट की फील्ड जो है वो ऐसे है, ठीक है। तो हमको इस पे ऐसे टेंजेंशियल फील्ड मिल जाएगी हर जगह, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है भाई, इंटीग्रेशन पी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। एक एक पार्ट करते हैं, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, इसके अंदर टोटल करंट आई है, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका
म्यू नॉट आई। ठीक है, बीडीएल में बी जो है हम देख रहे हैं कि वेरिएबल नहीं है, डिस्टेंस भी सेम है और इसके डायरेक्शंस भी सेम है। तो बी जो है वो बोल रहा है कि भाई बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। मैं सोल्यूशन दे रहा हूं, लिखना कैसे है वो बुक में दिखाया हुआ है। ये डायग्राम आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा वायर है, मैंने ये एम्पियर लूप लिया है। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट्स स्टेप बाय स्टेप आपको बुक में दिए हुए हैं। पहले लिखने के पहले लेकिन ये समझो रटने की जगह कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है। ठीक है, समझना क्या है भाई, हमको बाहर गए, बाहर एक एम्पियर लूप ले लिया, उस एम्पियर लूप पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, डीएल इसकी लेंथ चाहिए। डीएल क्या होता है, एम्पियर लॉ, एम्पियर लूप का लेंथ, तो वो होता है बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, है ना। तो यहां से ये आ गया इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी आउटसाइड आ गया हमको म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया, आर ग्रेटर देन ए वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो पॉज करके लिख लो, बिकॉज आई एम गोना इरेज द स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है, तो हम चल रहे हैं इसको उठा के वहां रखने। तो हमको ये आ गया कि भाई आउटसाइड वाले में तो ये है। अच्छा, आउटसाइड वाले में ये है तो इनसाइड वाले में क्या होगा, इनसाइड वाले में क्या होगा ये समझना है। ठीक है, इनसाइड वाले में एक चीज चेंज हो रही है और मैं आपको दिखाता हूँ वो। ठीक है, देखो, अगर समझो मैंने इनसाइड वाले का एक लूप बनाया, ऐसे हमारा एम्पियर सर्किट। अब अगर आप नोटिस करो तो हमारे लूप में से कम करंट जा रहा है। ये देखो, ये बाहर एक्स्ट्रा करंट वेस्ट हो रहा है ना। तो हमें पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि भाई ये जो है हमें पता है कि इसका रेडियस जो है वो स्मॉल आ रहा है, राइट। आई टेक अ बेटर कलर, बिकॉज ये दिख नहीं रहा है शायद आपको। लेट्स टेक येलो। या तो अगर हम यहाँ पे लूप बना रहे हैं तो हमारा कम करंट जा रहा है, ये जो एक्स्ट्रा लाइंस बाहर हैं वो नहीं जा रही, राइट। यहाँ पे भी और लाइन होगी, यहाँ पे भी और लाइन होगी, वो नहीं जा रही है। ठीक है, इसका रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि यार इस केस में, सेकेंड केस में एक प्रॉब्लम है कि मैं आर लेस देन ए कर रहा हूं, तो आपको करंट इनसाइड जो है ये लिखना नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ इज नॉट इक्वल टू आई। ये इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है। तो आई कैसे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। इसने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया, और एरिया हमको पता है। तो हमको पता है कि भाई टोटल करंट आई जो है वो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन है, विच इज पाई ए स्क्वायर। हमको कितना चाहिए, पाई आर स्क्वायर में। तो पाई आर स्क्वायर में हो जाएगा आई इनसाइड, है ना। इसको डिवाइड कर दो तो आपको आई अपॉन आई इनसाइड आ जाएगा डायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली नहीं, डिवाइड कर दिया है। तो आई इनसाइड इज इक्वल टू पाई पाई कट ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। अब इसको आप इधर से आई इनसाइड अगर निकालते हो तो आई इनसाइड आ जाता है आपको आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू आई। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर ये स्टेप समझ गया तो डेरिवेशन खत्म हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों है, मैंने आपको डायग्राम से बता दिया भाई, सारा करंट अंदर से नहीं जा रहा है तो हमको पता करना पड़ेगा अंदर से कितना जा रहा है। इसने बोला है क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, तो जितना करंट है वो क्रॉस सेक्शन से निकालो और तुम्हारे क्रॉस सेक्शन में कितना चाहिए वो पता करो। ठीक है ना, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे हो गया भाई, देखो अभी तुमको ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिर्फ सर्किटल लॉ ही तो लगाना है, तो फिर से बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन इज म्यू नॉट आई इनसाइड। बाकी सारी कहानी वही है, बी हो जाएगा, यहाँ पे टू पाई आर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाय ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। लेकिन अब क्या होगा, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाए, तो बी कितना आ जाएगा आपको, म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए स्क्वायर द होल इंटू, ये आ गया आपका बी इनसाइड। तो बी आउटसाइड इतना है और बी इनसाइड इतना है। ये हो गया आपका डेरिवेशन। जैसे मैंने बताया बुक में दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना। अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो डेरिवेशन बहुत लंबा जाएगा। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई इसका डेरिवेशन बुक में भी है, लेकिन हम क्यों करते हैं। इसमें समझने वाली बात बताया ना कि यार करंट का चेंज क्यों हुआ, क्योंकि करंट जब अंदर जा रहे हैं, हम अंदर लूप बना रहे हैं, तो सारा करंट लूप से पास नहीं हो रहा है। तो ये कैसे पता करें कितना करंट जा रहा है, ऐसे। और जैसे कि इनसाइड करंट मिल गया तब तो हमारे पास बचाने के लिए एम्पियर्स लॉ है ही है, एम्पियर्स लॉ ने हमको बचा के बी दे दिया। ठीक है,
पॉज करके आराम आराम से इस पार्ट को देखना, अगर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा। अगेन 27 द थियोरेटिकल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आ गया। ठीक है, फटाफट यही लिख दे रहा हूं, यहां पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हीटिंग इफेक्ट कौन देता है? इंफ्रारेड रेडिएशन। एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट। यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरेज। राइट, एंड फिर राइट एनी वन मेथड फॉर प्रोडक्शन, ये भी आपको बुक में दिया हुआ है। अगर आप पहला देखते हैं, इंफ्रारेड नर्न्स लैम्प यूज कर सकते हो आप, नर्न्स लैम्प से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। अब्सॉर्ब बाय ओजोन लेयर, यूवी रेज है, यूवी रेज निकालने के लिए आर्क ऑफ मर्क्यूरी यूज होती है। ठीक है, मर्क्यूरी आर्क से हम बना सकते हैं। और लास्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सरेज, कूलिज ट्यूब, कूलिज ट्यूब को यूज करोगे तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ये सारी चीजें बुक में दी हुई है। ठीक है, मैं जल्दी थोड़ा इसलिए जा रहा हूँ कि यार इस थियरी क्वेश्चंस में क्या बताऊं, वो पढ़ के आप लिख सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। इतना कॉन्फिडेंस तो यार मुझको भी आप पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन जो बुक में लिखी हो छाप देना। समझा देता हूं क्या है कि भाई अगर ये कॉइल है और ये कॉइल है, तो इस कॉइल के चेंज से इस कॉइल में जो चेंज आता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। राइट, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल, the property of a coil that causes change in another secondary coil because of change in current in this, change in flux in this, sorry। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है। और डेफिनेशन में यार मैं भी रट के नहीं आया हूं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन जैसे मैंने बोला बुक में दी हुई है, आप उसको लिख दो। इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है हेनरी। थियरी क्वेश्चंस के लिए यू कैन ऑलवेज टेक, हमेशा आंसर क्या लिखना जो एनसीईआरटी में लिखा है, मैं बोलूं तो भी मत लिखना, सीधे बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही लिखा जाएगा थियरी में। बाकी जो कहानी है न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस की, वो मैं बताता जा रहा हूं आपको। थियरी आप पिक कर लो टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, नेक्स्ट बी। राइट, तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, सर्कुलर लूप, वन स्मॉल रेडियस एंड वन लार्ज रेडियस। ठीक है, ये पूछ रहा है कि यार अब म्यूचुअल इंडक्टेंस बता ही दिया है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसका मुझे वैल्यू भी बता दो कि कैसे निकालना है। लेकिन उसने केस दिया है, क्या केस दिया है? दो सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है, वन स्मॉल रेडियस आर एंड अदर लार्जर रेडियस, और आर जो है वो बहुत बड़ा है, कोएक्सियली प्लेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे मिलेगा? तो आपको जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है फ्लक्स अपॉन करंट, दैट इज योर म्यूचुअल। सिंपल, ये दोनों चीज मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। फ्लक्स मिल जाए और करंट मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। निकालते हैं। एक बड़ा कॉइल है, एक बेचारा छोटा पुद्दू सा कॉइल है। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि छोटू सा कॉइल क्यों है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बड़ा वाले का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट को हम थोड़े टाइम के लिए ले लेते हैं प्राइमरी कॉइल का करंट आईपी। इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसमें करंट इंड्यूस होने वाला है, तो ये हमारा स्मॉल आर है, छोटू सा। ठीक है, बड़े वाले का फ्लक्स अगर हम निकालते हैं तो फ्लक्स क्या होता है? बी इंटू एरिया। ठीक है, बी कितना है? तो बी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2r। सेंटर ऑफ द कॉइल है ना, सेंटर ऑफ द कॉइल का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, फील्ड आ गई और ये आईपी है, सॉरी, है ना। और एरिया, अगर हमें एरिया चाहिए फ्लक्स का तो हम पूरा एरिया डिस्कस करेंगे। तो पूरा एरिया जब डिस्कस करेंगे तो हमें फ्लक्स कहां से पता करना है? इस एरिया से। तो इस एरिया से पता करेंगे तो इनटू पाई आर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन इस बात में? आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। हमें फ्लक्स और करंट चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना था, इसने बोला था म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए, तो बड़े वाले कॉइल का हमने फील्ड निकाल लिया सेंटर पे, और सेंटर वाले कॉइल से फ्लक्स जितना जाना है, तो ये याद रखना कि दिस इज बिकॉज ऑफ कैपिटल आर एंड दिस एरिया इज फॉर स्मॉल आर, क्योंकि फ्लक्स उसमें से कितना जा रहा है वो पता करना है। अब मैं जो डिस्कस कर रहा था कि यार ये बड़ा क्यों दिया, ये चीज क्यों दी हुई है। ठीक है, देखो अगर ये भी बड़ा होता, कंपैरेटिवली बड़ा होता, तो ये अपनी फील्ड की वजह से प्रॉब्लम देता। ये सेंटर, देखो हमने क्या बोला, अरे ये तो फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है सेंटर ऑफ द कॉइल का, लेकिन यार ये तो कॉइल है ना। कॉइल अगर होता है तो सेंटर ऑफ द कॉइल का जो अंडरस्टैंडिंग है, सेंटर ऑफ द कॉइल कैसे होता है? ये तो कॉइल है, लेकिन ये इतना छोटा है कि हम देख रहे हैं तो यार लग रहा है ये तो बहुत छोटा सा, ये तो पॉइंट है, राइट। तो ये पॉइंट जैसा दिख रहा है, इसलिए हम सेंटर पे फील्ड ले लेते हैं।
जस्टिफाइड है क्योंकि ये है, अगर ये गिवन नहीं होता तो ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते थे। फिर हम सेंटर पे कैसे ढूंढते, हमको इंटीग्रेट करके ये पता करना पड़ता कि भाई इतना पूरा एरिया में कितना फ्लक्स जा रहा है, फिर कितना फील्ड जा रहा है ना, हमें वो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कंडीशन दी हुई है। तो फील्ड इतना आ गया इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया, आपका फाई आ गया फ्लक्स विच इज म्यू नॉट आई पी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। हमें क्या चाहिए, फाई बाय आई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड बाय आई पी कर दो तो वो आ जाएगा म्यू नॉट बाई 2r इंटू पाई। ये आ गया आपका डेरिवेशन का डायग्राम भी है, एक्सप्लेनेशन भी है, फॉर्मूला भी है। डायरेक्ट मेथड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता है, आपको ये नहीं पता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, आपको फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता है, तो आपको फिर से थियरी को पहले रिवाइज कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। और अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हम आगे भी हमारे लेक्चर्स हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो वहां पे हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप उसको भी अटेंड करके इस चीजों को सीख सकते हैं। बट अगर आप खुद से ही करना चाहते हो तो प्लीज थियरी को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के सारे फॉर्मूलाज एक बार आप रिवाइज कर लो, ताकि आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला सब जगह मिल जाए। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, लेवल 1.5 है, बिकॉज 1.5 इसलिए क्योंकि ये समझना पड़ेगा थोड़ा, बाकी तो फॉर्मूला है। क्लियर, आगे चलते हैं। इसी का एक और ऑप्शन है, और मैंने से बताया कि हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी कर रहे हैं ताकि हम मिस ना कर जाएं कहीं क्वेश्चंस पे, राइट। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स कैरिंग करंट आर केप्ट ए डिस्टेंट अपार्ट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो ए, और करंट इसमें भी आए जा रहा है और इसमें भी आए, सेम करंट है। सेम करंट नहीं बोला है तो ठीक है, इसको I1 ले लेते हैं, इसको I2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है ना, ये बोल रहा है कि यार फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करना है और डायरेक्शन ऑफ ये पता करना, सॉरी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि भाई हम किसी एक वायर को चूज कर लेते हैं, इस वायर को चूज कर लेते हैं, तो ड्यू टू I1, देखो लॉन्ग स्ट्रेट मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से इस डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा वो पता करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है कि यार इधर पे फील्ड कितनी होती है बच्चों, म्यू नॉट I1 अपॉन, अच्छा ये स्मॉल आई है, सॉरी, तो ये I1 हो गया। तो फील्ड कितना आ जाएगी बच्चों इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को हम O बोलते हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस पे BO कितना आ रहा है हमको, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa। ये आ गया हमको फील्ड। ठीक है, फील्ड पता चल गई। अब ये बोलता है कि हम थोड़े टाइम के लिए इसका एक लेंथ L अज्यूम कर लेते हैं, जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो अगर हमें फोर्स चाहिए ऑन I2, फोर्स ऑन I2 ड्यू टू DO, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B, है ना। अब फील्ड कैसी है, फील्ड जो है वो अगर आप नोटिस करो तो इनसाइड है, द फील्ड ड्यू टू दिस इज इनसाइड, राइट, इट इज गोइंग इनसाइड द पेपर। ठीक है, तो फील्ड इनसाइड है, हमको पता है कि L जो करंट जा रहा है वो ऐसा है, तो IL क्रॉस B मतलब द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स कहां लगेगा इसको, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स यहां लग रहा है, तो डायरेक्शन तो पता चल गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज बेसिकली इट इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द वायर, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स, करंट कितना है इसमें I2, लेंथ कितना है L, और B कितना आया है बच्चों, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πa। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πa इंटू L। लेकिन याद करो इसने क्या पूछा, इसने बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो डिवाइड बाय L कर दो, तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया
म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, ये आपका फोर्स है और फोर्स का इज बेसिकली डायरेक्शन इज अट्रैक्टिव। क्या किया, फील्ड और फोर्स दोनों चीजें पता कर सकते हैं। फील्ड पता किया I1 की वजह से और उस फील्ड से I2 पे कितना फोर्स लगा वो पता कर लिया। सिंपल, दो ही स्टेप है, याद कर लो, फॉर्मूला आपको आते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो। डायरेक्शन कैसे किया, क्रॉस प्रोडक्ट से, राइट। हमें क्या निकालना था, बी निकालना था, तो करंट यहाँ पे है, राइट, और फोर्स यहाँ पे है, सॉरी पॉइंट यहाँ पे है, करंट पॉइंट, पाम रूल से फील्ड अंदर आ गई, है ना, फील्ड अंदर चली गई, करंट ऐसे जा रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में जाना है, तो करंट ऐसे, राइट, करंट ऐसे, और फील्ड जो है वो अंदर है, तो आप अगर फील्ड अंदर लेते हो और करंट ऐसे लेते हो तो थंब करंट है, ये फील्ड है, तो आपका फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो आई एल क्रॉस बी से भी निकाल सकते हो, पाम रूल से भी निकाल सकते हो, सारी चीजें मैं पहले भी कवर कर चुका हूं, मैं फिर से कवर करूंगा अपने क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में, अगर नहीं आएगा तो आप वहां पे भी इस चीज को कर सकते हो। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ गई, एफ बाई एल की वैल्यू मिल गई, एंड दैट कंप्लीट्स आवर सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस हमारे अच्छे से हो गए हैं, हमने कर दिए। पॉज करके आराम से समझ के, रटना नहीं प्लीज, बिकॉज रटने से क्या होता है, आपका जो समझने की कैपेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। आपको समझ के इन चीजों को याद रखना है, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा भी ट्विस्ट हो तो आप डरे नहीं, आप इजीली उसके की को पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है, ये हमारा तीसरा वीडियो था, हमने सेक्शन सी किया है। अब हम अगले वीडियो में आएंगे सेक्शन डी को लेके, विच आर पैराग्राफ बेस्ड, और हम देखेंगे कि पैराग्राफ से हम कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक अगर कोई भी इन सेक्शंस में दिक्कत हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आगे वाले वीडियोस में उसको कवर कर पाऊं। थैंक यू।